हेलो नमस्कार। वेलकम टू माय चैनल हिस्ट्री विद डॉक्टर धर्मेंद्र तिवारी। आइए आज मैं आपसे अपने इस वीडियो में पॉलिटिकल हिस्ट्री से हटकर एक अलग टॉपिक पर बात करूंगा और ये टॉपिक होगा एक चीनी यात्री फाहियान। जैसा कि स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, फाहियान अ चाइनीज ट्रेवलर। जैसा कि गुप्ता पीरियड के वीडियो टाइम में मैंने आपसे बताया था कि गुप्त शासनकाल के दो महत्वपूर्ण पार्ट, एक फाहियान का यात्रा विवरण और दूसरा दिल्ली स्थित मेहरौली का आयरन पिलर, लौह स्तंभ। ये दो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, अपने राष्ट्र के गौरव हैं। आयरन पिलर को राष्ट्र का गौरव कहा जाए तो चाइनीज ट्रेवलर फाहियान को बुद्धिस्ट टेक्स्ट को लेकर के, जो भारत की मध्य देश की जो उस समय की जानकारी है उसके लिए एक बहुत महत्वपूर्ण यात्री के रूप में उसको याद किया जाएगा, फाहियान को। तो आज मैं अपने इस वीडियो में गुप्त शासन काल के समय आए हुए चीनी यात्री फाहियान पर आपसे बात करूंगा। जैसा कि आप जानते हैं कि तीन चीनी यात्री बड़े मशहूर रहे, फाहियान, ह्वेनसांग और इत्सिंग। तो ये पहला वीडियो फाहियान पे है। स्क्रीन पर आप देखें, फाहियान अ चाइनीज ट्रेवलर, एक चीनी यात्री। टाइम्स का मैंने यहाँ स्क्रीन पर दे रखा है, 399 टू 414 AD, 399 ईस्वी से 414 ईस्वी के बीच में वो भारत आया और इस चौथी और पांचवी शताब्दी ईस्वी में भारत में रहा। भारत में रह करके फाहियान ने बहुत कुछ देखा, बहुत से स्थानों का भ्रमण किया और यहाँ पर रहकर इसने बुद्धिस्ट मॉन्क के तरीके से, एक बौद्ध भिक्षु के तरीके से सारे स्थानों को देखा और बहुत कुछ लिखा। जो यात्रा विवरण, जो एक ट्रेवलॉग फाहियान का है, वो अपने देश की उस समय की जानकारी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं आपसे उम्मीद करूंगा कि आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे और इस वीडियो में आपको निश्चित है कि फाहियान के बारे में फिर आपको एक्स्ट्रा कहीं और नहीं पढ़ना पड़ेगा। अगर आप इतिहास में रुचि रखने वाले हैं तो भी आपको फाहियान के बारे में बहुत अच्छी जानकारी मिलेगी। स्क्रीन पर देखें आप, बीच में एक ये मैप है, ये चीनी यात्री फाहियान का एक यात्रा विवरण है, एक ट्रेवल रूट है, इसका एक यात्रा रूट है जो यहाँ से चल करके, यहाँ से ये देखें आप, ये पूरा यात्रा रूट है और यहाँ से लेकर के यहाँ फिर ये वापसी का ये पूरा ये आप देख रहे हैं। और यहाँ पर दो पिक्चर्स हैं, एक पिक्चर ये देखें आप ये, और कहा जाता है कि ये फाहियान की फोटो है। अब रियल क्या है मुझे नहीं पता, लेकिन ये फाहियान की फोटो मानी जाती है। और ये एक स्केच है जो फाहियान के उनकी यात्रा के तौर तरीके पर बनाया गया है। तो आइए चलते बात करते हैं फाहियान इज चाइनीज ट्रेवलर। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे और निश्चित ही बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत अच्छा वीडियो होगा। मैंने आपके लिए इस वीडियो में आपकी जानकारी के लिए कुछ मेहनत की है, तो आप निश्चित ही इस वीडियो को पूरा देखें और मैं उम्मीद करता हूँ आप देखेंगे भी। आइए देखिए, अर्ली लाइफ। फाहियान का जो प्रारंभिक जीवन है, एक थोड़ा सा पार्ट मैंने उसमें दिया है, छोटा सा पार्ट है ये। फाहियान वाज बोर्न इन प्लेस कॉल्ड वुयांग इन चाइना। फाहियान का जन्म चीन के वुयांग प्रांत में हुआ था। He was attracted towards the teaching of Lord Buddha in his childhood. बचपन से भगवान बुद्ध की शिक्षाओं की ओर उसका आकर्षण बढ़ रहा था। When he grew up, जैसे जैसे वो बड़ा होता गया, he started living the life of monk. वो एक बौद्ध भिक्षु के तरीके से रहने लगा। उसने अपना जीवन एक बौद्ध भिक्षु तरीके से बना दिया। The traveler left by him ब्यूटीफुल डिस्क्राइब्स द कल्चरल कंडीशन ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द चंद्रगुप्त पीरियड। कहा जाता है कि उसका जो ट्रेवलॉग है, उसका जो एक यात्रा विवरण है, बहुत ही सुंदर तरीके से उसमें विवरण दिए गए हैं। कल्चरल कंडीशन, एक सांस्कृतिक परिस्थितियों की, स्थितियों की, इंडिया ड्यूरिंग द चंद्रगुप्त पीरियड, चंद्रगुप्त फर्स्ट के चंद्रगुप्त सेकंड विक्रमादित्य के समय का जो भारत था, उसके बारे में बहुत अच्छी सांस्कृतिक जानकारियां उसके ट्रेवलॉग से, उसके यात्रा विवरण से मिलती हैं। लेकिन आप देखें एक स्पेशल बात, ही हैज नॉट मेंशन द नेम ऑफ हिज कंटेम्परेरी रूलर। इंपॉर्टेंट है आपके लिए, फाहियान ने अपने समकालीन किसी भी भारतीय शासक का अपने ग्रंथ में कोई नाम नहीं दिया है। और कहा जाता है कि इसके ग्रंथ का नाम है फा क्यो की। फा क्यो की इसका ट्रेवलॉग है, जो इस नाम से जाना जाता है। ये अर्ली लाइफ रही। अब आप देखें, एज ए ट्रेवलर, एक यात्री के रूप में फाहियान का विवरण, और इस फाहियान ने किन किन देशों की कहां कहां यात्रा की, पूरा विवरण आपको इस वीडियो में मिलेगा।
स्टार्टिंग फ्रॉम चंगन, चीन के चंगन प्रांत से शुरू किया फाहियान ने अपनी यात्रा। ही फर्स्ट रीच्ड शानशान, हियर अबाउट 4000 monks of हीनयान सेक्ट लिव्ड। वहां से चलकर वो शानशान शहर पहुंचा और उसने देखा कि यहाँ पर हीनयान संप्रदाय के 4000 भिक्षु निवास करते हैं। जैसा कि आपने पढ़ा होगा, मेरे इस पिछले वीडियो में आप पढ़ें, बौद्ध धर्म का जो वीडियो है बौद्ध संप्रदाय का, उसमें आप समझ जाएंगे हीनयान और महायान क्या होता है। हीनयान और महायान बौद्ध धर्म के जो संप्रदाय हैं, इनके बारे में आप डिटेल वहां उस वीडियो में पढ़ सकते हैं। तो फाहियान ने शानशान शहर में, चंगन से चलकर शानशान शहर पहुंचा। वहां पर उसने हीनयान संप्रदाय के लगभग 4000 भिक्षुओं को निवास करते हुए देखा। He visited various places in India from 399 AD to 414 AD। 399 से 414 ईस्वी के बीच में इसने भारत के बहुत से स्थानों का भ्रमण किया। वो स्थान कौन कौन से हैं आगे देखें आप स्लाइड में। आफ्टर द ट्रेवल टू कारशहर, शानशान से चलकर वो कारशहर पहुंचा। कारशहर, खोतान एंड काशगर। शानशान से चलकर फाहियान कारशहर, खोतान और काशगर शहर पहुंचा, काशगर पहुंचा। ही लिव्ड इन फेमस गोमती विहार ऑफ खोतान, और उसने गोमती विहार, खोतान के प्रसिद्ध गोमती विहार में निवास किया। यहाँ नोट रखें, गोमती विहार एक बहुत मशहूर विहार था, बौद्ध भिक्षुओं को रुकने का स्थान उसे विहार कहा जाता था। तो खोतान के प्रसिद्ध विहार गोमती विहार में उसने अपना स्टे किया, अपना एक स्थान बनाया। हेयर अबाउट 10,000 monks, यहाँ पर उसने 10,000 भिक्षु देखे, और वो कौन थे? महायान सेक्ट, महायान संप्रदाय के। इसके पहले आपने देखा कि हीनयान संप्रदाय के भिक्षु शानशान शहर में थे, और यहाँ खोतान में उसने महायान संप्रदाय के 10,000 भिक्षुओं को रहते हुए देखा। रीच्ड इंडिया, इसके बाद फाहियान भारत पहुंचा। उसकी भारत यात्रा का पूरा विवरण आप देखें यहाँ पर। आफ्टर दिस क्रॉसिंग द इंडस रिवर, सिंधु नदी पार करने के बाद ही विजिटेड प्लेसेस, उसने जिन जगहों का, जिन स्थानों का भ्रमण किया, उनमें जैसे उद्यान, गांधार, तक्षशिला, पेशावर इत्यादि इन शहरों का इसने भ्रमण किया सिंधु नदी पार करने के बाद। ही सॉ द टावर, चैत्य, टावर या चैत्य बिल्ट बाय कनिष्क इन पेशावर। फाहियान ने पेशावर में कनिष्क, कुषाण शासक कनिष्क का बनवाया हुआ एक चैत्य देखा, एक स्तूप देखा जो पेशावर में था। ये इंपॉर्टेंट है कि पेशावर का स्तूप किसने बनवाया था? कुषाण शासक कनिष्क ने बनवाया था, और ये इसकी जानकारी फाहियान के ट्रेवलॉग से होती है। दिस इंटायर एरिया वाज फुल स्तूप्स, विहारास एंड मॉन्यूमेंट्स। वो बताता है, लिखता है कि ये पूरा क्षेत्र स्तूपों, विहारों और अन्य स्मारकों से, बौद्ध स्मारकों से भरा हुआ है। यानी बहुत मशहूर बौद्ध स्थान थे ये, उद्यान, गांधार, तक्षशिला, पेशावर आदि। फ्रॉम हियर ही रीच्ड नगरहार, वहां से चलकर फाहियान नगरहार शहर पहुंचा। द कैपिटल ऑफ नगरहार हैड बुद्धास दंत पगोड़ा। नगरहार की राजधानी में उसने बुद्ध के दंत पगोड़ा को देखा। दंत पगोड़ा एक ऐसे चैत्य होते थे, वहां पर उसने दंत पगोड़ा देखा। कहा जाता है यहाँ पर महात्मा बुद्ध के दांतों को सुरक्षित रखा गया था। नगरहार में उसने बुद्ध के दंत पगोड़ा को देखा। क्रॉसिंग द हिल्स ही वेंट टू अफगानिस्तान, पहाड़ी को पार करके वो अफगानिस्तान पहुंचा। वेयर ही सॉ अबाउट 3,000 monks ऑफ बोथ हीनयान एंड महायान सेक्ट्स। आप देखें यहाँ वो अफगानिस्तान पहुंचा और उसने अफगानिस्तान में लगभग 3,000 भिक्षुओं को देखा, और वो भिक्षु दोनों संप्रदायों के थे, हीनयान और महायान दोनों संप्रदायों से बिलोंग करते थे। फ्रॉम हियर ही अगेन क्रॉस्ड सिंधु टुवर्ड्स सिंधु, यहां से उसने पुनः सिंधु नदी को पार किया, सिंधु नदी को पुनः पार किया टुवर्ड्स द ईस्ट, और वहां से वो आगे पूरब की ओर चला। एंड एंटर्ड पंजाब स्टेट, और पंजाब प्रांत में पहुंच गया। इन पंजाब ही सॉ न्यूमरस बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्रीज, यहाँ पर उसने बहुत से बौद्ध स्मारकों को देखा। पंजाब में उसने बहुत से महात्मा बुद्ध से संबंधित बहुत से स्मारकों को देखा पंजाब। रीच्ड पाटलिपुत्र, पंजाब के बाद वो पाटलिपुत्र यानी आज का पटना पहुंचा। पाटलिपुत्र जो मगध की राजधानी थी। क्रॉसिंग द रिवर गंगा, गंगा नदी को पार करके ही एंटर्ड पाटलिपुत्र।
फायान पाटलिपुत्र पहुंचा। फायान अशोकास प्लेस इन पाटलिपुत्र, फायान ने पाटलिपुत्र में अशोक के राजमहल को देखा। मौर्य सम्राट अशोक के राजमहल को फायान ने देखा। और ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है, अशोक के राजमहल की जानकारी फायान से ही हमें मिलती है, उसके ट्रेवलॉग फा क्यों की से ही मिलती है। ही वाज सो इम्प्रेस्ड बाय इट्स ग्रैंडर, वो इसकी विशालता को देख करके बहुत प्रभावित हुआ। दैट ही राइट्स, उसने लिखा दैट इट वाज बिल्ट बाय डेमन्स, ये दैत्यों के द्वारा बनवाया गया होगा। यानी वो इतना विशाल आकार का, इतना विशाल, एक इतना सुंदर वो राजमहल था सम्राट अशोक का, कि कहते हैं कि उस फायान ने कहा कि इसको मनुष्य तो नहीं बना सकते, इसको देवताओं ने बनाया होगा, इसको दैत्यों ने बनाया होगा। और पीछे कहा जाता है कि ये अशोक का जो राजमहल था, ये चंद्रगुप्त मौर्य का, उसके पितामह चंद्रगुप्त मौर्य का ही राजमहल था। और माना जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य के राजमहल का नाम सुगांग महल था, ये नाम मिलता है सुगांग महल। डिस्क्राइब द कंट्री ऑफ मगध, पाटलिपुत्र पहुंच करके फायान ने उस मगध देश की, मगध प्रांत की, जिसकी राजधानी पाटलिपुत्र थी मगध की, उस मगध की बहुत अच्छी व्याख्या की, मगध के बारे में खूब लिखा। आफ्टर पंजाब द बॉर्डर ऑफ मिडिल किंग, पंजाब के आगे सीमा पर मिडिल किंग एक मध्य राज्य था, इस शुरू हुआ। ही ट्रेवल्ड एक्सटेंसिवली इन मध्य देश, और यहाँ से फिर फायान ने मध्य देश की यात्रा की शुरुआत की। फायान डिस्क्राइब्स मध्य देश इन डिटेल, फायान ने मध्य देश की बहुत विस्तृत रूप से व्याख्या की, मध्य देश के बारे में विस्तृत रूप से बताया है। ब्राह्मण रिलीजन वाज प्रेवलेंट इन मध्य देश, और उन सबका शार्ट में मैं बात करूं तो एक लाइन में कि वो लिखता है कि मध्य देश में ब्राह्मण धर्म का बोलबाला था, ब्राह्मण धर्म का एक बहुत महत्व था। और मध्य देश के बारे में उसने बहुत कुछ लिखा है, मैंने यहाँ डिटेल नहीं दिया है कि मध्य देश के लोग शाकाहारी हैं, बहुत अच्छे से रहते हैं, यहाँ की न्यायप्रियता बहुत मशहूर है, राजा बहुत अच्छा है, सब कुछ लिखता है। लेकिन ध्यान रखना, राजा का नाम नहीं देता वो। तो ये मध्य देश में वो ब्राह्मण रिलीजन बताता है कि यहाँ ब्राह्मण धर्म का बोलबाला है। मैंने उस डिटेल को यहाँ पर नहीं दिया है, बस इतना आप समझें कि मध्य देश के बारे में ये फायान ने बहुत कुछ लिखा है। रीच्ड श्रावस्ती, यहाँ से वो कौशल प्रदेश की श्रावस्ती में पहुंचा। फायान आल्सो विजिटेड सेक्रेड बुद्धिस्ट प्लेसेस, फायान ने यहाँ से फिर बहुत से बुद्ध प्लेसों की यात्रा करनी शुरू की। ही सॉ मेनी मॉन्यूमेंट्स एंड मॉन्क्स, इसने बहुत से, यहाँ पर इसने श्रावस्ती में बहुत से बुद्धिस्ट स्थान को देखा। और संकिशा और श्रावस्ती में उसने बहुत से भिक्षुओं और बौद्ध स्मारकों के दर्शन किए, भिक्षुओं के और स्मारकों के दर्शन किए संकिसा में और श्रावस्ती। ये आप देखिए, संकिसा में और श्रावस्ती में उसे बहुत से बौद्ध भिक्षु और बहुत से बौद्ध स्मारक वहां पर दिखाई दिए। श्रावस्ती ये कौशल प्रदेश का की अपने टाइम में एक राजधानी थी, और बुद्ध के समय में, बुद्ध पीरियड में, 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में, 6th सेंचुरी बीसी में बहुत महत्वपूर्ण स्थान था। महात्मा बुद्ध ने श्रावस्ती में ही काफी वर्षावास किए थे, काफी दिन वहां रुके थे। ही विजिटेड द जेतवन विहार इन श्रावस्ती, फायान ने श्रावस्ती में जेतवन विहार को देखा, जेतवन विहार की यात्रा की। जेतवन विहार बहुत महत्वपूर्ण विहार है महात्मा बुद्ध के से संबंधित, और कहा जाता है कि एक व्यापारी अनाथ पिंडक थे, अनाथ पिंडक का एक, ये जेतवन नाम का एक पूरी बात थी जेतवन नाम की, और इसको अनाथ पिंडक से एक व्यक्ति ने खरीद करके, जिससे उसका नाम नहीं याद आ रहा है, उस विहार को सोने के सिक्कों से बिछा करके उस व्यक्ति ने, उस महात्मा बुद्ध के भक्त ने इस विहार को खरीद करके महात्मा बुद्ध को दान किया था। इसमें मुझे उसका नाम नहीं आ रहा, अनाथ पिंडक, और हाँ बिल्कुल, जेतवन राजकुमार थे श्रावस्ती के, और अनाथ पिंडक महात्मा बुद्ध का एक बहुत बड़ा भक्त था, और वो व्यापारी था अनाथ पिंडक। उसने जेतवन से उस बाग को खरीदने के लिए कहा महात्मा बुद्ध को के बौद्ध विहार बनाने के लिए। तो जेतवन ने बात रखी थी कि मैं इसको तभी दूंगा जब इस पूरी बाग को सोने के सिक्कों से बिछा दी जाए, उतने सिक्कों में मैं इसे बेचूंगा। तो कहते हैं कि नाथ पिंडक ने पूरी बाग को स्वर्ण सिक्कों से, गोल्ड कॉइन्स से बिछा दिया, और उसके बाद जेतवन विहार को ले लिया, माता बुद्ध को दान कर दिया। ये कथा मिलती है इसके पीछे, और ये कथा कई स्तूपों में इस कथा का अंकन भी हुआ, चित्रांकन भी हुआ है।
फायान फाउंड द सिटी ऑफ कपिलवस्तु इन रेंस। फायान ने कपिलवस्तु को, जो कपिलवस्तु शहर था, उसको बिल्कुल समाप्त प्राय रूप में देखा, एक उसके रिमेन्स देखे। यानी फायान के टाइम में कपिलवस्तु नष्ट हो चुका था, कपिलवस्तु नगर खत्म हो चुका था। कपिलवस्तु महात्मा बुद्ध के का एक गणराज्य था, शाक्य गणराज्य। महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था और ये महात्मा बुद्ध का की शाक्य गणराज्य की राजधानी थी और ये इसी गणराज्य महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था, यानी ये महात्मा बुद्ध का गणराज्य था। वो अब कपिलवस्तु अब तक खत्म हो चुका था फायान के टाइम तक। ही आल्सो विजिटेड, यहाँ से फायान ने लुम्बिनी की यात्रा की। लुम्बिनी जो महात्मा बुद्ध का जन्म स्थान था, रामग्राम की यात्रा की और वैशाली की यात्रा की। ये सब महात्मा बुद्ध से संबंधित महत्वपूर्ण स्थल रहे हैं। महात्मा बुद्ध ने इन स्थानों पर रुक करके काफी उपदेश दिए। लुम्बिनी उनका जन्म स्थान ही है, जहाँ पर जिसे रुमिनदेई कहा जाता है, और यहाँ पर मौर्य सम्राट अशोक ने एक स्तंभ भी लगवाया है और ये स्तंभ बहुत महत्वपूर्ण है। इकोनॉमिकल रीजन से भी इसमें टैक्स का उल्लेख किया गया है, कर का उल्लेख किया गया है। इस पर मैं कभी आगे चलकर बात करूंगा। आफ्टर दिस फायान विजिटेड, यहाँ से फायान चल करके नालंदा पहुंचा, नालंदा से राजगीर एंड बोध गया, और फिर बोध गया यानी पटना में नालंदा, राजगीर, बोध गया की यात्रा की। एंड विजिटेड मेनी होली स्तूप्स एंड कॉपर टेम्पल्स, यहाँ पर उसने बहुत से पवित्र स्तूपों की और बहुत से बौद्ध मंदिरों की यात्रा की। ही रीच्ड वाराणसी, वहां से उछलकर वो बनारस पहुंचा। नालंदा, राजगीर, बोध गया के बारे में आपको पता ही होगा। बोध गया महात्मा बुद्ध को यहाँ पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। महात्मा बुद्ध को धम्म चक्र, यहाँ पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और नालंदा में बहुत बड़ा विश्वविद्यालय था। नालंदा विश्वविद्यालय बौद्ध भिक्षुओं का बहुत बड़ा नालंदा बौद्ध विहार था, जो आगे चलकर विश्वविद्यालय हुआ। राजगीर ये हर्यंक वंश की राजधानी थी। बिंबिसार अजातशत्रु की राजधानी, बिंबिसार की राजधानी थी। मगध की सबसे पहली राजधानी राजगीर ही थी। तो इन स्थानों की फायान ने यात्रा की। यहाँ से चलकर वो वाराणसी पहुंचा। वेयर ही सॉ द डियर फॉरेस्ट, यहाँ उसने हिरणों के जंगल को देखा। एंड 2 विहार्स, और 2 विहार देखे। सिचुएटेड एट सारनाथ, सारनाथ में, जो बनारस के बगल में सारनाथ, यहाँ पर उसने हिरणों के जंगल को देखा और 2 बौद्ध विहार देखे। सारनाथ ही वही स्थल है जहाँ महात्मा बुद्ध ने बोध गया में ज्ञान प्राप्ति के बाद अपना प्रथम उपदेश दिया था। उन 5 ब्राह्मणों को, बप, भद्दीय, महानाम, ऐसे करके 5 ब्राह्मण हैं जिन्हें अपना प्रथम उपदेश दिया। महात्मा बुद्ध का पहला उपदेश स्थल है ये, और इसको धम्मचक्र प्रवर्तन भी कहा गया है। महात्मा बुद्ध के पहले उपदेश को धम्मचक्र प्रवर्तन कहा गया है। ये डियर फॉरेस्ट, और इस जगह को, सारनाथ को, पहले मृगदाव कहा जाता था। मृगदाव हिरणों का एक जंगल था, इसे मृगदाव कहा जाता था, और इसको ऋषिपत्तन भी कहा जाता था। बाद में इसका नाम सारनाथ हो गया। मेनी मॉन्क्स लिव्ड इन दीज, फायान ने यहाँ पर बहुत से बौद्ध भिक्षुओं को रहते हुए देखा। बौद्ध भिक्षुओं का एक स्थान ही था, बहुत से बौद्ध भिक्षुओं को देखा फायान ने। अगेन रीच्ड पाटलिपुत्र, यहाँ से वापस पुनः वो पाटलिपुत्र, पटना पहुंच गया। यहाँ से पटना की यात्रा शुरू कर दी वापसी की। फ्रॉम हियर ही अगेन रिटर्न टू पाटलिपुत्र, वो पुनः पाटलिपुत्र वापस आया। फायान स्टार्टेड हिज रिटर्न जर्नी फ्रॉम पाटलिपुत्र, फायान ने पाटलिपुत्र से अपने देश की वापसी की यात्रा की शुरुआत कर दी। भारत से अपने देश चीन को वापस होने की यात्रा शुरुआत कर दी पाटलिपुत्र से, वाया चंपा। आप देखें, चंपा के रास्ते ही रीच्ड तामलुक, वो तामलुक पहुंचा, जिसे ताम्रलिप्ति कहा जाता था, और वेयर देयर वाज अ पोर्ट, यहाँ एक बहुत मशहूर, बहुत महत्वपूर्ण बंदरगाह था। देयर वेयर 24 मोनेस्ट्रीज हियर, यहाँ पर फायान ने 24 स्मारकों को देखा। 24 बौद्ध स्मारक देखे। और आपके देखें यहाँ पर स्टेइंग इन तामलुक फॉर 2 years, फायान 2 साल लगभग तामलुक यानी ताम्रलिप्ति में रुका। फायान प्रिपेयर्ड कॉपीज ऑफ बुद्धिस्ट सूत्र एंड मेड पिक्चर्स ऑफ बुद्धिस्ट स्टैचू। देखें आप, तामलुक में रुक करके, ताम्रलिप्त में लगभग 2 साल रुक करके फायान ने बहुत से बौद्ध सूत्रों को तैयार किया, बौद्ध सूत्रों की कॉपी की, बौद्ध सूत्रों की नकल तैयार की, और बहुत से बुद्ध से संबंधित मूर्तियों के स्केच बनाए, मूर्तियों के पिक्चर बनाए, स्केच बनाए। यानी ताम्रलिप्त में रहकर उसने बौद्ध सूत्रों की कॉपी की और पिक्चर बनाए, जो बाद में उसके ट्रेवलॉग में मिलते हैं। आगे देखें, ये यहाँ से फिर रिटर्न टू होमलैंड,
उसके बाद फायान ने अपने घर की वापसी की शुरुआत कर दी। पहले आप इसको देखें, फिर मैप देखते हैं। आफ्टर दैट ही रिटर्न टू हिज होमलैंड वाया लंका एंड द ईस्टर्न आइसलैंड्स। यहाँ के बाद ताम्रलिप्ति के बाद उसने अपने घर की यात्रा की शुरुआत कर दी और वाया लंका, सिंघल, लंका होते हुए लंका और ईस्टर्न आइसलैंड, लंका और पूर्वी द्वीपों की यात्रा करते हुए आप ये देखें, मैप यहाँ पर देखें, ये ताम्रलिप्ति है, ये तामलुक, ये आप देखिए तामलुक है। यहीं से उसने अपने घर, इस ताम्रलिप्ति, यहाँ से उसने अपने घर की यात्रा शुरू की वाया सिंघल, लंका से होते हुए और ईस्टर्न आइसलैंड, पूर्वी द्वीपों से होते हुए, सुमात्रा, जावा के से ऐसे होते हुए बंगाल की खाड़ी से चल करके चलते हुए उस अपने देश चीन सिंगजान पहुंच गया था। सिंगजान स्थल में जाकर के रुका। फायान वाज अ बुद्धिस्ट। फायान एक बौद्ध अनुयायी था एंड ही सॉ एवरीथिंग फ्रॉम द बुद्धिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू। उसने भारत की सभी चीजों को या सभी अपने घूमे हुए सभी स्थलों को उसने बौद्ध नजरिए से ही देखा। और इम्पॉर्टेंट जो मैंने यहाँ एक अंडरलाइन कर दिया, कलर्ड में दे दिया है, he does not mention the name of the emperor anywhere in his entire travel। अपने पूरे यात्रा विवरण में फायान ने किसी भी भारतीय शासक का कोई नाम नहीं दिया है। उसका जो टाइम पीरियड है, उसके मध्य देश का जो वर्णन है, उसकी बातों, उसके यात्रा विवरण से लगता है कि इसने गुप्त शासक चंद्रगुप्त सेकंड विक्रमादित्य के समय में इसने भारत की यात्रा की थी और डेट 399 14 AD माना जाता है। इस मैप को आप देखें, जैसा विवरण आपने पीछे पूरा देखा है, इस मैप को आप देखें ध्यान से, तो उसने चंगन से अपनी यात्रा की शुरुआत की थी। ये चांगान, जैसा आपने पीछे डिटेल देखा, चांगान से चल करके ये पूरा यहाँ से ये एक एक जगह पे होते हुए शान शहर ये है जहाँ पर उसने बहुत से हिनयानियों को देखा था, आपने पीछे जो देखा, और यहाँ से चल करके फिर ये होते हुए यहाँ, और ये पूरा एक यात्रा, ये इसका पूरा यात्रा रूट है, ये आप देखें, यहाँ से चल करके फिर यहाँ से होकर के उस वो ये सिंधु पहुंचता है और सिंधु नदी से फिर सिंधु पार करके फिर उसने यहाँ पर ये गंगा पार की और गंगा पार करके फिर श्रावस्ती, कपिलवस्तु, वैशाली, पाटलिपुत्र आया। फिर यहाँ से इसने मगध गया, काशी, फिर वापसी पटना आया, पटना से फिर वो ताम्लुक आया, ताम्लुक से इसमें। और यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, एक शब्द, ये फायान का मार्ग ये है, ये जो बना हुआ है, और यूरोपियनों का जहाँ हमसे मतभेद है, मतलब ये डॉट डॉट है, ये डॉट डॉट का मतलब हुआ कुछ यूरोपियन इतिहासकार उसके यात्रा विवरण को इस रूप में देखते हैं। ये देखें, उनका मानना है कि खोतान से चल करके वो यहाँ से सीधे यहाँ आ गया था। ये इस एरिया को ये बताते हैं कि यहाँ से घूम करके आया था। यानी यूरोपियन इतिहासकारों का कुछ इस रूट में कुछ अंतर है और भारतीय इतिहासकारों के मानना है, और मैंने जो आपको रूट दिया है वो भारतीय इतिहासकारों का बनाया हुआ रूट है। और ये पूरा एक मैप है जिसके माध्यम से आप देख सकते हैं कि फायान ने कहाँ की यात्रा की। और एक ध्यान रखिएगा, कभी कंपटीशन में कई बार पूछा गया है कि फायान ने किस मार्ग से फायान भारत में आया और किस मार्ग से वापस गया। तो आपको ध्यान रखना है कि वाया रोड वो आया, थल मार्ग से आया, और वाया वाटरवेज वापस गया, जल मार्ग से वापस गया। ऊपर पहाड़ियों की तरफ से आया, ये आप देखें, पहाड़ियों की तरफ से वो आया और जल मार्ग से, समुद्र के रास्ते से ये उसने वापसी की यात्रा की, वापसी की थी। तो ये रहा आपका फायान का यात्रा विवरण। और मुझे पूरी आशा है कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा, मेरी मेहनत आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसको लाइक करें, अपने फ्रेंड्स में, अपने लोगों में इसको शेयर करें, और मेरे इस चैनल हिस्ट्री विद डॉक्टर धर्मेंद्र तिवारी को सब्सक्राइब करें। इससे ऐसे ही नए नए वीडियो के साथ मैं आपसे मुलाकात कर सकूं और आपसे संपर्क बनाए रख सकूं। ओके, बाय, थैंक यू, नमस्कार।